बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में हमें पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास था हमने फूड को ऑटोलाइसिस से प्रिवेंट करना था। सेकंड प्रिंसिपल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो कंटेमिनेशन है उससे प्रिवेंट करना था। फूड की स्पॉइलेज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, उसको रोकना था। थर्ड नंबर पे हमारे पास था जो पेस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करना। और फोर्थ प्रिंसिपल हमारे पास है फिज़िकल डिफेक्ट्स कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं फूड के अंदर फिज़िकल फैक्टर्स की वजह से। हमने जो फर्स्ट ऑटोलाइसिस था उसको पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी, कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और डिले कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से फूड सिस्टम को प्रिजर्व कर सकते हैं डिफरेंट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से और माइक्रोबियल स्पॉइलेज से। अब हमें पता है कि एंजाइम्स बहुत बड़ा करैक्टर हैं फूड सिस्टम के अंदर जो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और फूड को डिफरेंट कंपोजिशनल बिहेवियर देते हैं। जहाँ पे वो कंपोजिशनल बिहेवियर देते हैं, जहाँ पे वो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मॉनिटर करते हैं, जहाँ पे उसके टेस्ट, कलर, टेक्सचर, फ्लेवर सारी चीज़ों को चेक करते हैं, वहाँ पे कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो फूड की स्पॉइलेज का सबब बनते हैं। उन फूड स्पॉइलिंग एंजाइम्स को कंट्रोल ज़रूरी करना पड़ता है ताकि फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। अब जब हमने एंजाइम्स को कंट्रोल कर लिया तो एंजाइम्स के कंट्रोल करने के बाद सेकेंडली हमारे पास क्या था, माइक्रोबियल एक्टिविटी को कंट्रोल करना। माइक्रोबियल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली बात है, हम या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री ना होने दें। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर नहीं होंगे तो फूड हमारी प्रोटेक्ट रहेगी। सेकेंडली हमारे पास है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ भी गए हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करना है? रोकना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ना आ सकें। अगर आ रहे हैं तो रोकना है। पहले प्रिवेंशन है। दूसरे नंबर पे हमने उनको क्या करना है? माइक्रोबियल एक्टिविटी को डिले करना है। थर्ड नंबर पे हमने उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करनी है। और फोर्थ नंबर पे हमने उनके डिस्ट्रक्शन करनी है ताकि अगर मौजूद हैं तो वो किल हो जाएं। कीपिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आउट, हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाहर रख सकते हैं फूड सिस्टम से, और नेचर ने किस तरीके से हमारे फूड सिस्टम को प्रिवेंट किया हुआ है फ्रॉम बीइंग कंटेमिनेटेड, फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। ठीक है ना? स्पॉइल्ड होने से कैसे नेचर ने बचाया हुआ है? जो पील है, हस्क है, शेल है, ये क्या है? नेचुरल प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इसमें स्किन भी आ जाती है। फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, एनिमल्स हों, उन नेचुरली क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर होने से रोकती हैं। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर होने से रोकती हैं, एक एंट्री है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग मस्ट बी इंटैक्ट। ये क्या होनी चाहिए? सेफ होनी चाहिए। जब ये सेफ होगी तो क्या होगा? हमारा फूड सिस्टम ठीक रहेगा। जो एनिमल की स्किन अगर ठीक होगी, इंटैक्ट होगी, तो उसका टिश्यू हेल्दी होगा। अगर प्लांट की स्किन जो पील है, फ्रूट और वेजिटेबल की हमारे पास पील है, वो इंटैक्ट होगी तो उसका जो इंटरनल कंपोजिशनल पैरामीटर्स हैं वो इंटैक्ट होंगे और फूड स्पॉइल नहीं होगी। किसी भी इंजरी की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या आ सकते हैं? एंटर हो सकते हैं और वहाँ आके फूड सिस्टम के अंदर ग्रो करते हैं और उस ग्रोथ के नतीजे में क्या होती है? स्पॉइलेज होती है। जब ज़्यादा हो जाएंगे तो वो क्या कर रहे होंगे? फूड सिस्टम की एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे होंगे। जब एनर्जी यूटिलाइज कर रहे होंगे तो इन रिटर्न सेल की डेथ हो रही होगी और सेल्स की डेथ क्या कर रही होगी? फूड को स्पॉइल कर रही होगी। अब ये जो एंट्री रोकनी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, कोई ना कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग देनी चाहिए। फूड इंडस्ट्री क्या करती है इसके लिए? किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है फूड को कंटेमिनेट होने से? वो फ्रूट और वेजिटेबल है, मीट है, उनकी एक प्रॉपर पैकिंग की जाती है। और आपको पता है मार्केट के अंदर हमारे पास मल्टी लेयर्स पैकेजिंग तक इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। मल्टी लेयर पैकेजिंग करती क्या है? वो मॉइस्चर बैरियर का काम कर रही होगी, वो लाइट बैरियर का काम कर रही होगी, वो ऑक्सीजन बैरियर का काम कर रही होगी, वो डिफरेंट एटमॉस्फेरिक गैसेस बैरियर का काम कर रही होगी, वो जो फूड की इंटरनल वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं उनको बाहर ना जाने से रोक रही होगी। तो ये जो डिफरेंट पैरामीटर हैं जिनको हैंडल करना पड़ता है
वो क्या कर रही होगी, मल्टी लेयर पैकेजिंग प्रोवाइड कर रही होगी। जब मल्टी लेयर पैकेजिंग ये सारे के सारे पैरामीटर प्रोवाइड कर रही है तो क्यों ना वो ऐसी भी होनी चाहिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर ना होने दे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ग्लास कंटेनर्स या केन्स या हमारे पास पॉलीथीन रैप्स क्या किए जाते हैं, इन्वेंट किए गए हैं, जो फूड को क्या किए जाते हैं, पैक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से, माइक्रोबियल अटैक से बचाया जाता है। अगर मैं फ्रूट्स की, होल फ्रूट्स की बात करूं तो हमारे पास एप्पल है, हमारे पास ऑरेंजेस हैं, इनको क्या किया जाता है, वैक्स कोटिंग की जाती है। वैक्स कोटिंग एक्चुअली क्या करती है, जो पोर्स होते हैं उनको ऊपर से ब्लॉक कर देती है। जब पोर्स बंद हो जाएंगे तो एक तो क्या है, रेस्पिरेशन रेट स्लो हो जाएगा। रेस्पिरेशन रेट स्लो होने के साथ साथ क्या होगा, जो माइक्रोबियल एंट्री है वो भी रुक जाएगी, जिसकी वजह से हमारे फूड कंपोनेंट क्या होते हैं, इंटैक्ट रह जाते हैं, स्पॉइल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कैसे करना होता है। अब पहला स्टेप क्या था हमारे पास, कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर ही नहीं होने देना। अगर एंटर हो गया तो फिर उसको रिमूव कैसे करना है। रिमूवल के लिए हमारे पास कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जब ये स्ट्रेटेजीज क्या करेंगी, माइक्रोबियल अटैक से प्रिवेंट करेंगी और मजीद एंट्री को फूड की रोकेंगी। जैसे हार्वेस्टिंग है, स्टोरेज है, या डिफरेंट प्रोसेसिंग कंडीशंस हैं। प्रोसेसिंग कंडीशंस में अगर मैं बात कर लूँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, तो जूस बनते हुए हमारे पास सबसे पहले फार्म से क्या होगा, रॉ मटेरियल कलेक्ट होगा। फार्म से रॉ मटेरियल कलेक्ट होने के बाद वो जाएगा वेयर हाउस में, जहाँ पे स्टोर होगा। उसमें क्या है, एक तो जो लेबर है वो क्या कर रही होगी, उनको पिक कर रही होगी, वो रखेगी क्रेट्स के अंदर। क्रेट्स के अंदर डैमेज पीसेस होंगे, उनके ऊपर माइक्रोबियल लोड होगा। फिर स्टोरेज हाउस के अंदर जाएगा, वहाँ पे वो शिफ्ट होगा। इसमें लोडिंग अनलोडिंग में भी डैमेज होते हैं। तो ये डिफरेंट डैमेजेस क्या करेंगे, माइक्रोबियल लोड बढ़ा रहे होंगे। माइक्रोबियल लोड बढ़ जाएगा। अब जूस प्रिपेयर हो गया, जूस के अंदर क्या है, माइक्रोबियल लोड मौजूद है। तो फिर हमने क्या करना होगा, क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी होगी, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना होगा। मिल्क के अंदर ऐसे, हमारे पास लिक्विड फूड्स के अंदर मोस्टली क्या किया जाता है, रिमूवल स्ट्रेटेजी यूज़ की जाती है। रिमूवल स्ट्रेटेजी हम इस बेस पे नहीं करते क्योंकि हम उनको चुने और बाहर फेंक दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। जब इतना छोटे होते हैं तो इनको रिमूव करने के लिए भी हमारे पास एप्रोप्रिएट वेज होने चाहिए, तरीकाकार होने चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव किया जाता है, कंटेमिनेंट्स को रिमूव किया जाता है। जो ब्रूज पार्टिकल्स होंगे, जो डैमेज पार्टिकल्स होंगे, उनको रिमूव किया जाता है। डिकेड पोर्शंस होंगे, उनको रिमूव किया जाता है। कैसे, हमारे पास यूनिट ऑपरेशंस होते हैं प्रोसेसिंग में। वो यूनिट ऑपरेशंस क्या है, हम क्या है, स्टोरेज तक आ गया। स्टोरेज के बाद आप फैक्ट्री इनलेट पे जाएगा। तो फैक्ट्री इनलेट पे क्या होगा, जो लेबर होगी उसका जो गला सड़ा पार्ट होगा वो काट कर फेंक रही होगी। जो गला सड़ा पार्ट है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं। ये गला सड़ा पार्ट जो है काटना, ये कहलाता है ट्रिमिंग। और उसकी पीलिंग कर रही होगी, उसका छिलका उतार रही होगी। जो छिलके के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद वॉशिंग होगी, वॉशिंग में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जब वॉशिंग में रिमूव होने के बाद फाइनल प्रोसेसिंग पे जाएगी तो मिनिमम लोड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रिपरेटरी ऑपरेशन से क्या हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लोड कम हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमूव हो जाते हैं। अब प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हैं तो फिर हम क्या करेंगे, प्रिजर्वेशन एड्स डालते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं जूसेस के अंदर, ठीक है, उनको किल करने के लिए। ये हमारे पास रिमूवल स्ट्रेटजी नहीं है। रिमूवल स्ट्रेटजी में देखें, लिक्विड फूड्स के लिए जैसे क्लियर बेवरेजेस हैं, वाटर है, वाइन है, जूसेस हैं या बेयर है, इनमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव किया जाता है। अब हमारे पास बैक्टीरियल जो साइज होता है उस साइज के क्या किए जाते हैं, फिल्टर पेपर यूज़ किए जाते हैं। जब फ्रूट जूसेस को उस फिल्टर पेपर से गुजारा जाएगा अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया सेपरेट आउट हो जाएंगे। जब बैक्टीरिया सेपरेट आउट हो जाएंगे तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा फूड सिस्टम से। ब्रीविंग इंडस्ट्री के अंदर, वाइन मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे
शराब वगैरह बनती है या अल्कोहलिक बेवरेजेस बनती हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ की जाती है। सेंट्रीफ्यूगेशन, अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रीविंग इंडस्ट्री के अंदर यीस्ट यूज़ होती है एज अ फर्मेंटेटिव एजेंट, फर्मेंटेशन करने के लिए कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको अल्कोहल के अंदर तब्दील किया जाए। ये यीस्ट जब तादाद में बढ़ जाती है, इसके सेल्स को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है? ऑन द डेंसिटी बेसिस सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है। जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो हमारे पास नीचे चले जाते हैं और हैवियर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। तो लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे और हैवियर पार्टिकल नीचे चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं? सेपरेट आउट कर लेते हैं यीस्ट को फ्रॉम बाय द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जब सेंट्रीफ्यूगेशन हो गई, बेयर से यीस्ट रिमूव हो गई, फिर यही सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करती है? क्रीम को मिल्क से सेपरेट करती है। जब सेपरेशन होगी क्रीम की तो वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह भी सेपरेट हो जाएंगे। इस प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जा सकता है? बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया जा सकता है, बहुत कम किया जा सकता है क्रीम के ज़रिए और फ्रूट जूसेस से जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं, सेंट्रीफिकेशन करते हैं या डिफरेंट और यूनिट प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे होते हैं जिनके ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव किया जा सकता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है क्रिएशन ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस। हमने अगर फिर भी मौजूद हैं तो फिर हमने उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस कैसे क्रिएट करनी है, कैसे उनकी ग्रोथ को रोकना है, कैसे उनको मज़ीद जो उनका स्प्रेड है उससे रोकना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्रिएट कर देंगे जैसे चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन पीएच है, चेंज इन वाटर एक्टिविटी है, मॉइस्चर कंटेंट है, डिफरेंट क्या कर लेंगे? क्रिएशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट। ये जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं ये हो सकती हैं ऑक्सीजन की बेस पे भी हो सकती हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? एरोबिक होते हैं और कुछ एनएरोबिक होते हैं। तो क्या है? अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करना क्या कर सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है उसको रोक सकता है। अब कौन कौन सी हमारे पास क्या हो सकती हैं? टेक्निक्स हो सकती हैं जिनके ज़रिए हम अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूँ ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अगर हमारे पास बैक्टीरिया क्या है? एरोब्स हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सर्वाइव करते हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे? एन एरोबिक कंडीशंस क्रिएट कर देंगे। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, अपनी तादाद नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर वो एन एरोबिक हैं तो वहाँ पे क्या है? एरोबिक कंडीशंस क्रिएट कर दी जाए। सवाल ये पैदा होता है कि बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एरोब्स भी होते हैं और फैकल्टेटिव एन एरोब्स भी होते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब ये है कि अगर एरोबिक होंगे तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो कर रहे होंगे और गैर मौजूदगी में भी ग्रो कर रहे होंगे। और फैकल्टेटिव एनाएरोब्स का मतलब ये है कि ऑक्सीजन नहीं होगी तो भी वो ग्रो कर रहे होंगे, अगर ऑक्सीजन कहीं थोड़ी बहुत होगी भी सही तो भी ग्रो कर रहे होंगे। इनके लिए क्या करना चाहिए? इनके लिए फिर टेम्परेचर और पीएच को यूटिलाइज किया जाता है। जो एनएरोबिक एटमॉस्फेयर अगर क्रिएट करेंगे तो वेजिटेटिव सेल्स की जर्मिनेशन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी और जो स्पोर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? इनएक्टिवेट फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकेंगे। इसीलिए क्या किया जाता है? जो केनिंग है, केनिंग में जो मैकेनिकल वैक्यूमिंग यूज़ की जाती है और साथ में एग्जॉस्टिंग। वैक्यूमिंग में क्या है? ऑक्सीजन सारी की सारी वहाँ से, हवा सारी की सारी रिमूव कर दी जाएगी। जब फूड सिस्टम से हवा रिमूव कर दी गई, ऑक्सीजन नहीं है, एक तो उसकी रेस्पिरेशन भी स्लो डाउन हो जाएगी और दूसरा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक इन नेचर हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या किया जाता है? एग्जॉस्टिंग की जाती है। एग्जॉस्टिंग में हम किसी भी क्या है फ्लशिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कुरकुरे है, लेज है, इनमें नाइट्रोजन की फ्लशिंग की जाती है। या नाइट्रोजन फ्लशिंग क्या करती है? ऑक्सीजन को एक्सपेल आउट कर देती है। या एग्जॉस्टिंग में क्या है? जब हम हीट करते हैं तो हीट के दौरान एग्जॉस्ट कर देते हैं, वो सारी की सारी जो एयर मौजूद होती है वो रिमूव हो जाती है। प्रोडक्ट से एयर क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी और फिर उसको जैसे एयर टाइट सील किया जाएगा, हवा अंदर नहीं जाएगी, तो जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो इस तरीके से क्या है? अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर हो भी चुके हैं, एनाएरोबिक कंडीशंस उन्हें मिल भी चुकी हैं, तो वो क्या होंगे? जब ग्रो
करने के काबिल नहीं रहेंगे जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो फिर सवाल दूसरी बात, एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, वो ग्रो करना शुरू कर देंगे, वो फूड को स्पॉइल करना शुरू कर देंगे। तो इनके लिए क्या होना चाहिए, तो इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है बाय डिफरेंट केमिकल मेथड या केमिकल यूज करके इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉइस्चर को रिमूव और बाइंड भी कर सकते हैं। मॉइस्चर को रिमूवल और बाइंडिंग के लिए हमने देखा है कि कैसे रिमूव और बाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि जब हम कोई भी चीज़ हुमेक्टेंट्स जिसमें हमारे पास क्या है, शुगर है, साल्ट है, हम एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। और ड्राई भी कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं, जो मॉइस्चर कंटेंट होगा उसको लेस करने के लिए। जो रिक्वायरमेंट की माइक्रोबियल रिक्वायरमेंट से कम मॉइस्चर होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। अब माइक्रोबियल रिक्वायरमेंट क्या है मॉइस्चर के लिए, हमें पता है कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। 0.91 से ज़्यादा अगर वाटर एक्टिविटी होगी तो क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ मैक्सिमम होगी। फिर जैसे जैसे वाटर एक्टिविटी कम होती चली जाती है तो फिर यीस्ट है, और लास्ट नंबर पे मोल्ड्स हैं जो लोअर टेम्परेचर पे, लोअर वाटर एक्टिविटी पे ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पे वाटर कंटेंट बहुत कम होता है, जैसे कि सीरियल ग्रेन्स हैं वहाँ पे भी ग्रो कर जाते हैं। तो जैसे ही हम मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करेंगे बाय ड्राइंग, डिहाइड्रेशन या कंसंट्रेशन के थ्रू। ड्राइंग क्या है कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ड्राई कर सकते हैं, डायरेक्टली सनलाइट के, या फिर हमारे पास ओवन्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, उनमें हम ड्राई कर सकते हैं, मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करा सकते हैं। डिहाइड्रेशन में डिहाइड्रेटर होते हैं जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव किया जाता है और बहुत कम हद तक लाया जाता है, जहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो सकती। क्यों माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक मीडियम चाहिए अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए, और वो मीडियम वाटर है। अगर वाटर नहीं होगा तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। साथ ही माइक्रोबियल रिएक्शंस भी क्या हो जाएंगे, उनकी जर्मिनेशन भी स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि उनको इजीली अवेलेबल फार्म के अंदर डाइट मौजूद नहीं होगी। तो डिहाइड्रेशन है, या फिर हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं। कंसंट्रेशन में किसी चीज़ को गाढ़ा करना, वो कैसे है कि मॉइस्चर रिमूव किया करके हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। या केमिकल है जैसे शुगर है, ग्लिसरीन है, या वाटर बाइंडिंग सब्सटेंसेस को क्या हुमेक्टेंट्स को यूज़ किया जा सकता है। वाटर बाइंडिंग सब्सटेंसेस जैसे शुगर, ग्लिसरीन है, इन सबको हुमेक्टेंट्स कहा जाता है कि ये क्या कर लेते हैं, वाटर को बाइंड कर लेते हैं, और माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए वाटर अवेलेबल नहीं होगा फूड सिस्टम के लिए। जब वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो उनकी तादाद भी नहीं बढ़ सकेगी। इस तरीके से जो अवेलेबल मॉइस्चर है फूड के अंदर वो क्या किया जा सकता है, या तो रिमूव किया जा सकता है ड्राइंग, डिहाइड्रेशन के जरिए, या फिर उसको क्या किया जाएगा, अनअवेलेबल बना दिया जाएगा। कैसे, जब हम हुमेक्टेंट्स ऐड कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर अवेलेबल नहीं होगा, जब अवेलेबल नहीं होगा तो वो अपनी तादाद भी नहीं बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, चेंज्ड इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली अपनी तादाद नहीं बढ़ा पाएंगे। अब जो माइक्रोबियल ग्रोथ और एक्टिविटी है उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं। प्रिजर्वेटिव का फंक्शन क्या होता है, फूड को प्रिजर्व करना होता है अगेंस्ट डिफरेंट माइक्रोबियल एक्टिविटी, डिफरेंट माइक्रोबियल एक्शंस। यूज़ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजोइक एसिड, पोटाशियम सल्फेट, मेटाबाइसल्फाइड या सोडियम बेंजोएट की फॉर्म के अंदर। ये क्या करता है, फ्रूट जूसेस को प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट माइक्रोबियल जो स्पॉइलेज है उसके अगेंस्ट। उसके अंदर ऑफ फ्लेवर वगैरह नहीं होगा, उसके अंदर किसी भी टाइप की डिस्कलरेशन वगैरह या स्पॉइलेज नहीं होगी। कुछ केमिकल इंटेंशनली ऐड भी किए जाते हैं फूड सिस्टम के अंदर, जैसा कि लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। ऑर्गेनिक एसिड है जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। अब हमें पता है कि जब हम क्या कर देंगे, पीएच ड्रॉप कर देंगे, जब पीएच ड्रॉप हो जाएगी तो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, इन्फ्लुएंस होती है। तो लैक्टिक एसिड ज़्यादा ऐड करने से
माइक्रोबियल एक्टिविटी इन्फ्लुएंस होगी। जब माइक्रोबियल एक्टिविटी इन्फ्लुएंस होगी तो ग्रोथ भी कम होगी, फूड क्या हो जाएगी, प्रिजर्व हो जाएगी, जैसे पिकलिंग में है। अब जो क्रीम है, बटर है, चीज़ है या सॉसेजेस हैं, ये क्या है, डिपिक्टिंग द बेनिफिशियल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। यहाँ पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है जो क्या करता है, फूड को प्रिजर्व कर देता है। कुछ वेजिटेबल जैसे पिकल हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज़ होता है जो क्या कर देता है, पीएच को बढ़ा देगा, कम कर देगा। जैसे पीएच कम होगी तो एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो एंजाइम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाएगी, तो फूड प्रोटेक्ट हो जाएगी। पीएच को रिड्यूस किया जा सकता है ख़ास हद तक, जहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएं, किल हो जाएं। हमें पता है जितने भी हाई एसिड फूड्स होती हैं उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। टेम्परेचर क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट टूल है जो क्या करता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी को डिले कर देता है, जो माइक्रोबियल स्पॉयलेज को प्रिवेंट करेगा। तो ये फूड स्पॉयलेज या फूड प्रोसेसर क्या करते हैं, टेम्परेचर चेंज करके फूड को प्रिजर्व करते हैं। या तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएंगे, या टेम्परेचर कम कर देते हैं, चिलिंग या कूलिंग करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, तो फूड प्रिजर्व हो जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, के हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करना है। डिस्ट्रक्शन कैसी होगी, स्पॉयलेज इन फूड में आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास थर्मोफिलिक होते हैं वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी जो फार्म्स होती हैं वो हायर टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए जब हाई टेम्परेचर दिया जाएगा, ब्लांचिंग की जाएगी फूड इंडस्ट्री के अंदर, तो इंजाइम्स इनएक्टिवेट हो रहे होंगे। इंजाइम एक्टिवेशन के साथ जो हमारे पास एक्रोट्रॉफिक और मेसोफिलिक बैक्टीरिया होंगे वो भी सारे के सारे क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, उनकी वेजिटेटिव फॉर्म किल हो जाती हैं। पास्चराइजेशन टेम्परेचर हमारे पास 65 टू 88 डिग्री सेंटीग्रेड है। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जैसे यीस्ट और बैक्टीरिया वगैरह हैं यूज़ होता है। स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड हम मोस्टली क्या करते हैं 15 मिनट्स के लिए हीट करते हैं एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या करता है, स्पोर्स को भी किल कर देता है। ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज़ होती है स्टेरिलाइजेशन। तो फूड प्रोसेसिंग में ये ना ही पॉसिबल है और ना ही प्रैक्टिसेबल है कि हम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करें। तो उसके लिए क्या की जाती है, कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन की जाती है। कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन या हीट प्रोसेसिंग, उसमें हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट, जिससे क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम्प्लीटली किल हो जाते हैं और फूड प्रिजर्व हो जाती हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पोर जो उनके हैं वो हाई ट्रीटमेंट पे भी क्या करते हैं, रह जाते हैं। उनको क्या किया जा सकता है, हमने जो डिफरेंट प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो ऐड करके किल करना होता है, जिससे वो भी किल हो जाते हैं और फूड प्रिजर्व हो जाती है हाई टेम्परेचर के साथ साथ। इनमें हमारे पास क्या होंगे, फूड प्रिजर्वेटिव के अंदर बेंजोइक एसिड है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है, सोडियम बेंजोएट है, ये यूज़ होते हैं। और ये जो डिफरेंट फॉर्म्स के प्रिजर्वेटिव्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फूड क्या हो जाएगी, प्रिजर्व हो जाएगी। इसके अलावा इरेडिएशंस भी की जाती है, रेडिएशंस अप्लाई की जाती हैं। यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट वेव्स जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की फॉर्म के अंदर, इनकी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी यूज़ की जाती हैं। और गैमा रेज को भी यूज़ किया जाता है, उनकी भी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे फूड क्या हो जाती है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम प्रिवेंट हो जाती है फ्रॉम स्पॉयलेज। जहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।